Good morning, students. Today we will discuss our first chapter of history textbook, that is Rise of Nationalism in Europe. हिंदी में इसको कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की स्थापना या उदय। तो सबसे पहले हम इन 4 टर्म्स पे डिस्कस करते हैं। What are these 4 terms? The first one is absolute, then second one is utopian, third one is monarchy, and the fourth one we will discuss later. Okay, the first one is absolute. Absolute का मतलब क्या होता है? बिफोर 1789 यूरोप में या यूं आप कह लीजिए फ्रांस में किसका शासन था, किसका राज्य था? वो राजा का शासन था। तो जहाँ पर राजा का शासन होता है एंड उस जगह उस शासन को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट। यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल सिस्टम। हियर इफ यू सी मोनार्कियल का मतलब ही होता है दैट इज राजतंत्र, यानी राजा का शासन। तो बिफोर 1789 यूरोप या यूं कह लीजिए यूरोप के साथ साथ फ्रांस में भी राजा का शासन हुआ करता था। देन सेकंड, यूटोपियन। Here the definition is given a dream of an ideal society, जहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे से मिलकर एक साथ वेरी हेल्दी रिलेशन में रहते हैं। वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है आपस में एक दूसरों का। दैट सोसाइटी इज नोन एज अ यूटोपियन सोसाइटी। एंड here monarchy, earlier we have already discussed the meaning of monarchial का meaning है राजतंत्र, जहाँ पर राजा का शासन होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं फ्रेडरिक सोरियो थे कौन? यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियो के बारे में मैं कहूँ, ही वॉज एन आर्टिस्ट और यू कैन से ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ फ्रांस। तो उनके मन में फ्रांस को एक इंडिपेंडेंट या एक डेमोक्रेटिक या एक रिपब्लिक कंट्री देखने की इच्छा थी। तो उन्होंने 4 सीरीज, हाउ मेनी सीरीज? 4 सीरीज के पेंटिंग किए एंड इन योर टेक्स्ट बुक उसमें से एक पेंटिंग का डिस्कशन किया गया है। सो वी विल डिस्कस ऑन दिस पेंटिंग। तो अपने इस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरियो ने एक फीमेल फिगर को बनाया था एंड उस फीमेल जो फिगर है इनके एक हाथ में एक टॉर्च एंड द सेकेंड हैंड शी कैरीड you can say charter. So here the spelling of charter. In one hand she had carried a torch and in other hand she had carried a charter. So यहाँ पे टॉर्च, द मीनिंग ऑफ टॉर्च एंड द मीनिंग ऑफ चार्टर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हियर इफ वी कैन से, यदि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है तो मुझे क्या की ज़रूरत होगी? उजाले की ज़रूरत होगी या मुझे रोशनी की ज़रूरत होगी। तो उस समय फ्रांस या आप कह लीजिए यूरोप किसके गुलाम में था? राजतंत्र था, वहाँ पर राजा का शासन था एंड द पीपल वांट to get free from that monarchical system. So
they want to free from that monarchical system. So here torch का मतलब है free from monarchical system and will be a republic or you can say a democratic country. And here the second चार्टर मतलब हमारी घोषणा पत्र कि हम यदि आज़ाद होंगे तो हमारे क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, ये चार्टर में था. तो जो फीमेल एलिगोरी थी उनके हाथ में टॉर्च भी था एंड चार्टर भी था. सो यहाँ पे जो फ्रेडरिक सोरियो है उन्होंने ये कल्पना थी उनकी कि हमारा यदि फ्रांस आज़ाद होगा या यूरोप में जब डेमोक्रेसी आएगी तो यूरोप ऐसा होगा. उसमें जो उन्होंने पेंटिंग की थी उसमें दिखाया था कि बहुत बड़ी एक रैली जा रही है और उस रैली को लीड कौन कर रहा है. दो ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, सो द रैली वॉज लेड बाय फ्रेंच पीपल. कौन लीड कर रहा था? फ्रेंच पीपल लीड कर रहे थे. एंड उसके साथ साथ उन्होंने यूएसए यानी अमेरिका, यूएसए के लोगों को भी उस रैली में दिखाया था. सो इट वॉज हिज इमेजिनेशन, इट वॉज हिज यूटोपियन कि हाँ हमारा फ्रांस, हमारा यूरोप यदि हम मोनार्कियल सिस्टम से फ्री हो जाएंगे तो इट वुड बी लाइक दिस. ओके, सो here it is the story of Frederick Sorio. Now next come to the next topic, that is French Revolution. Now come to the next topic, that is French रेवोल्यूशन. फ्रांसीसी, हिंदी में यदि इसको हम कहें तो इसको कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति. तो जो फ्रेडरिक सोरियो थे इनकी कल्पना थी कि हमारा फ्रांस और साथ ही साथ हमारा यूरोप जब फ्री होगा मोनार्कियल सिस्टम से तो कैसा होगा. एंड इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 1789 तक जो है रूल किसका था? मोनार्कियल रूल था. बट in 1789 the people of France, they thought to fight against that monarchical system. उन लोगों ने monarchical system से इतने परेशान ये हो चुके थे कि इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बनाया और इस सिस्टम के अगेंस्ट में इन्होंने फाइट करने की सोची. एंड शुरुआत कहाँ से हुई? From where it was started? Yes, it was started from France. It is in Europe कॉन्टिनेंट. ओके, सो अब जब हम किसी आंदोलन की शुरुआत करते हैं, किसी के अगेंस्ट में अपनी राइट की डिमांड करते हैं, तो सबसे पहला हमारा एम या टारगेट क्या होना चाहिए? हम सब यूनाइटेड हो. हम जब तक यूनाइटेड नहीं रहेंगे हम अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं. Isn't it? जैसे भारत का जो है, हम जब ब्रिटिश के अगेंस्ट में हमारे जब फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया था तो दे फॉट यूनाइटेडली. Isn't it? तो इसी तरह जब ये फ्रांस के लोग मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट में जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो सबसे पहले इन्होंने यूनाइटेड होकर फाइट करना सोचा. देन उसमें कुछ कुछ इन्होंने अपने एजेंडाज रखे होंगे, कुछ कुछ इनकी जो है कलेक्टिव बिलोंगिंग्स होगी. एंड व्हाट वर दैट कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, उसके बारे में वी विल डिस्कस. द फर्स्ट वन इज that is la patrie. Okay, the first one is la patrie and the second one is les citoyens. Okay, so
What is this? ला पैट्री एंड ली सिटोयन। यहाँ पे ला पैट्री, हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत को हम किस चीज से संबोधित करते हैं? माता के नाम से। हम अपने जब ये होता है, हमारा नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है, और उसके बाद जब हम ग्रीट करते हैं भारत को, तो भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं? तो हमने अपने भारत को किसका एक रूप दिया? फीमेल का रूप दिया, माता का रूप दिया। ठीक उसी तरह फ्रांस के पीपल ने फ्रांस को किसका रूप दिया? एक फादर का रूप दिया। किसका रूप दिया? एक फादर का रूप दिया। इट मीन्स फादरलैंड। ओके, देन हियर ले सिटोयन। ले सिटोयन का मतलब है वी आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। सी सिटोयन, सी सिटीजन। सो यहाँ पे सिटोयन का मतलब है कि हम लोग वहाँ के क्या है? नागरिक हैं। हम लोग आपके सब्जेक्ट नहीं है, हम आपके मजदूर नहीं है, हम आपके स्लेव नहीं है। वी आर द सिटीजन ऑफ योर कंट्री, आवर कंट्री। सो ये दो जो टर्म है, इस टर्म को सबसे पहले फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे, रेवोल्यूशन मतलब What do you mean by revolution? क्रांति। एंड रेवोल्यूशन कौन करता है? रेवोल्यूशनरीज करते हैं, तो क्रांतिकारी। सो द नेक्स्ट वन इज ले सिटोयन। यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की थी, ला पैट्री का मतलब है फादरलैंड, तो यहाँ पे ले सिटोयन का मतलब है सिटीजन, नागरिक। सो हियर सिटीजन। ओके, मतलब हम आपके स्लेव नहीं है। वी आर नॉट योर सब्जेक्ट, वी आर द सिटीजन ऑफ आवर फादरलैंड। हम अपने फादरलैंड के, पितृभूमि के, हम लोग क्या बोलते हैं? मातृभूमि। तो यहाँ पे फादरलैंड क्या हो जाएगा? पितृभूमि। हम अपने फादरलैंड या पितृभूमि के क्या है? नागरिक हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इस दो टर्म को रखना क्यों उचित समझा? यस, इसलिए उचित समझा जब यदि हमें नेशनलिज्म की भावना या राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जगानी होती है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम लोगों का जो इमोशंस है, हम लोगों का जो प्रेम है, वो किसके प्रति होना चाहिए? अपने राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। और जब हमारा जो देश प्रेम होगा, आपस में हम जब प्रेम से रहेंगे, चाहे हम किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, चाहे हम किसी भी जाति को बिलोंग करते हो, फर्स्ट यदि हमने सोच लिया नो, आई एम एन इंडियन, वी आर एन इंडियन, तो सबसे पहले क्या होगा? हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम आएगा, राष्ट्रवाद की भावना क्या होगी? वो प्रबल होगी, स्ट्रांग होगी। फॉर दैट रीजन दे that introduced two terms that were la patrie and le citoyen. Okay, then third, अब इन्होंने ये दो चीज जो है वो उसका तो इंट्रोड्यूस कर दिया। देन अब नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए फ्रांस के लोगों में उन्होंने थर्ड जो था नेशनल फ्लैग, उसको क्या किया? एक नए नेशनल फ्लैग को क्रिएट किया। सो अ न्यू नेशनल फ्लैग, अ न्यू नेशनल, नॉट फ्लैग, ट्राइकलर, अ न्यू नेशनल ट्राइकलर, 3 कलर के कलर फ्लैग। ओके, हमारा भी 3 कलर का है ना? तो इसी तरह यहाँ पे इन्होंने 3 कलर के जो नेशनल ट्राई कलर फ्लैग को बनाया, दे मेड। देन फोर्थ, अब नेशनल ट्राई कलर फ्लैग हो गया। देन इसके बाद क्या होगा कि हम अपने देश के प्रति अपने आप को समर्पित करें, उस क्रांति में, उस जो रेवोल्यूशन में अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट वन इज नेशनल एंथम,
isn't it? नेशनल एंथम क्यों गाया जाता है? बिकॉज टू रेस्पेक्ट आवर मदरलैंड और टू गिव रेस्पेक्ट टू आवर फादरलैंड, है ना. सो यहाँ पे इन्होंने नेशनल एंथम बनाया, न्यू नेशनल एंथम बनाया. देन इसके बाद नेक्स्ट है, पहले जो है वो वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज, जो मोनार्कियल रूलर्स थे उन्होंने जो है एक कस्टम ड्यूटी लगा रखी थी. कस्टम ड्यूटी मतलब जितने भी इंटरनल ट्रेड होते थे उस इंटरनल ट्रेडर्स को क्या करना पड़ता था? कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, चार्जेस देना पड़ता था. इन्होंने जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरीज हैं इन्होंने एबॉलिश कर दिया. किसको एबॉलिश कर दिया? कस्टम ड्यूटीज को. नहीं, हम कस्टम ड्यूटीज नहीं देंगे. सो एबॉलिश्ड कस्टम ड्यूटीज. ओके, देन इसके बाद आ जाएगा फोर्थ वन इज फिफ्थ वन इज Then fifth one is yours centralized administrative system. पहले जो था, जो भी शासन होता था वो सिर्फ किसको कौन करता था? रूलर करता था. लेकिन जो हमारा रेवोल्यूशनरीज थे हमारे, इन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया. Why they made it? Administrative centralized administrative system. Centralized administrative system का मतलब है here all people are equal before law. कानून के समक्ष या कानून के अधीन सभी व्यक्ति कैसे हैं? एक बराबर है. ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति पर लॉ अलग होगा, दूसरे व्यक्ति पर लॉ अलग होगा. नहीं, यहाँ पर जो भी कानून होगा, जो भी रूल होगा, उस कानून के अंतर्गत सभी व्यक्ति एक समान हैं. देन एक भाषा जरूरी है, होनी है कि नहीं? राष्ट्रभाषा होनी जरूरी है. किसके लिए? फॉर कम्युनिकेशन, टू शेयर आवर व्यूज. सो बिकॉज पेरिस में फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोला जाता था, सो दे डिक्लेयर्ड फ्रेंच लैंग्वेज as a national language. Okay, so जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी चीजें फ्रांस में लाई गई, एडॉप्ट की गई. किस लिए की गई? टू बिकम यूनाइटेड, टू बिकम यूनाइटेड. और जब तक हम यूनाइटेडली किसी काम को नहीं करेंगे, वी कैन नॉट अचीव आवर गोल. सो दीज आर French Revolution. Now come to the next topic, students, that is sequence of events in the French nationalism, or you can say revolution. ठीक है? So यहाँ पे revolution. Okay. अब ये जो है सबसे पहले जो हमारा रेवोल्यूशन था वो कहाँ तक सीमित था? फ्रेंच जो है फ्रांस की जो कंट्री है, फ्रेंच पीपल तक ही सीमित था. लेकिन धीरे धीरे जो फ्रांसीसी जो सोल्जर्स है, जो सैनिक है, उन्होंने सोचा कि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में क्यों ना हम जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उस फीलिंग को स्प्रेड करें. सो द फ्रांसीसी soldiers, they tried to spread the feelings of nationalism to the rest part of the Europe कॉन्टिनेंट. सो इसमें क्या हुआ? जब यूरोप कॉन्टिनेंट के जो दूसरे पीपल हैं उन लोगों ने जब सुना कि यस वहाँ पे जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, किसके अगेंस्ट में?
किंग लुईस 16 के अगेंस्ट में, उन्हीं का तो शासन था, यस है ना। तो लुईस 16 के जब अगेंस्ट में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर जो यूरोप कॉन्टिनेंट, जो यूरोप के जो दूसरी कंट्रीज है, वहाँ पर जो एजुकेटेड पीपल एंड स्टूडेंट्स, यू कैन से educated people, okay, they form and जैकोबिन क्लब, उन्होंने क्या बनाया, जैकोबिन क्लब बनाया, ठीक है। एंड जैकोबिन क्लब का क्या काम था, दे gave idea to the Francisci soldiers, they gave idea to the Francisci soldiers, उनको जो है न्यू आइडियाज देते थे, how we can more involve in that revolution. So यहाँ पे this was the work of Jacobin Club. So during 1790 the war broke out many places and the French armies carried the idea of nationalism to other places. So 1719 में जितने भी फ्रेंच आर्मीज थे उन्होंने इस नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है, जो आइडिया है, उसको यूरोप के अदर कंट्री या अदर सिटीज तक स्प्रेड कर दिया। एंड इसी बीच इन द मीन टाइम किसका यहाँ पे एंट्रेंस होता है, नेपोलियन बोनापार्ट। So, have you heard about Napoleon Bonaparte? Who was Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte जो है, he was army man. He was a army man, and he helped France in that revolution. ठीक है, उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच आर्मीज को जो है हेल्प किया था ड्यूरिंग दैट रेवोल्यूशन। एंड इसका जो है एक हमेशा से इनकी एक सोच रही है, इनकी एक दैट इज यू कैन से ग्रीड, लालच, क्या, टू बिकम मोर पावरफुल, टू बिकम मोर पावरफुल। ठीक है, फ्रांस के फिर जो वो है शासक बन बैठे। कैसे, इन्होंने फ्रांस के जो पीपल हैं उनको हेल्प की मोनार्कियल सिस्टम को टोटली रिमूव करने के लिए। देन जब फ्रांस जो है टोटली मोनार्कियल सिस्टम से फ्री हो गया, कौन था राजा, लुईस 16। जब लुईस 16 को इन्होंने फ्रांस से या यूं कहिए यूरोप से निकाल फेंक दिया, देन अगेन जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है अगेन वो वापस फ्रांस में एक मोनार्कियल सिस्टम का अगेन एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या था, मोनार्कियल सिस्टम था ना, मोनार्कियल सिस्टम था। मोनार्कियल सिस्टम से जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो क्या हो गया, डेमोक्रेसी में आ गया। कब फ्रांस डेमोक्रेसी हुआ फ्रांस में, अगेन डेमोक्रेसी से अगेन जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में आते हैं फिर अगेन मोनार्कियल सिस्टम आ जाता है। सो दिस देखिए कितना उथल पुथल की जो है राजनीतिक, यदि पॉलिटिकली सिनेरियो इफ वी सी हियर, बहुत ही ज्यादा उथल पुथल हो रहा है फ्रांस में, यू कैन से यूरोप में। अब यहाँ पर जब बोनापार्ट जो नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अच्छे काम भी किए फ्रांस के लिए, एंड उनके जो काम को अच्छे तरीके से भी देखा जाता है और कुछ काम जो है वो पीपल उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के लिए क्या क्या काम किया। तो द फर्स्ट वन इज he removed फ्यूडल सिस्टम। वो यहाँ पे फ्यूडल का मतलब मैं बता दूं, फ्यूडल सिस्टम, he removed feudal system. What do you mean by feudal system? यहाँ पे मैं हिंदी में बोलूं तो इसको कहते हैं सामंती प्रथा। अब सामंती प्रथा क्या होगा,
हम अपने प्रीवियस को या हिस्ट्री में जाकर देखें, पास्ट में जाकर देखें, तो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके पास काफ़ी ज़मीनें हुआ करती थी। उन ज़मीनों पर वो जो छोटे छोटे जो किसान हैं या जो मजदूर हैं उनसे काम कराया करते थे। दैट हिंदी में यू कैन से इजली से बंधवा मजदूर। वो विवश हो जाते थे, दे आर फोर्स्ड टू डू वर्क फॉर द लैंडलॉर्ड्स। ओके, सो ये सिस्टम नेपोलियन ने वहां पे फ्रांस में क्या कर दिया, टोटली रिमूव्ड करवा दिया। देन सेकेंड, इन्होंने इसके पहले मैं बताना भूल गई बच्चों, नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड, यू कैन से सिविल कोड, 1804 में बनाया था। नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियनिक कोड या यू कैन से सिविल कोड बनाया था। इस सिविल कोड के अंतर्गत ही ये सारे सिस्टम को, इन्होंने किसी सिस्टम को रिमूव किया था, किसी सिस्टम को ऐड किया था। ओके, तो ये आप याद रखिएगा कि नेपोलियनिक कोड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है सीबीएसई एग्जाम में, डिस्क्राइब नेपोलियनिक कोड एंड सिविल कोड। व्हाट इज नेपोलियनिक कोड एंड सिविल कोड, एंड व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इन 1804। सो यहाँ पे मैं बता दूं, जो इनका शासन था नेपोलियन का, दैट वाज फ्रॉम 1799 टू 1815। ये इनका रूलिंग पीरियड था इन यूरोप। ये भूलिएगा मत, 1799 टू 1815 एंड 1804 में इन्होंने नेपोलियनिक कोड बनाया था। एंड इन दैट नेपोलियनिक कोड फर्स्ट क्या था, ही रिमूव्ड फ्यूडल सिस्टम, सामंती प्रथा। देन इसके बाद आ जाता है थर्ड, आ जाता है, हाँ, सो थर्ड वन इज रिमूव्ड प्रिविलेज्ड बेस्ड ऑन बर्थ। ये क्या है कि नेपोलियन ने जो जन्म के साथ जो अधिकार है उस अधिकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा व्यक्ति किसी भी सोसाइटी में यदि बॉर्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, ही शुड प्रिविलेज फॉर द सेम राइट, उसको जो है ये शुड गेट प्रिविलेज फॉर द सेम राइट, उसको समान अधिकार मिलने चाहिए। जन्म के आधार पर उसको सिर्फ अधिकार मिले, ये टोटली गलत है। सो ही रिमूव्ड प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। देन नेक्स्ट आ जाता है, इन टाउन्स ही रिमूव्ड guild system। again the word guild। यहाँ पे guild का मतलब क्या होता है, श्रेणी। उस समय यूरोप में जो टाउन्स, जो शहर थे, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, जैसे सपोज बार्बर, वॉशरमैन और यू कैन से टेलर, इनकी एक अलग श्रेणी रखी गई थी, कौन किस श्रेणी में, कौन किस वर्ग में आता है। देन नेपोलियन ही रिमूव्ड दैट गिल्ड सिस्टम इन टाउन। टाउन से ये सारे सिस्टम को हटा दिया गया एंड ऑल आर इन वन सिस्टम, सब लोग जो है एक ही सिस्टम में आ गए थे। देन फिफ्थ वन इज he introduced a uniform unit system. Here the term uniform unit system, it's very important.
फ्रांस में या यूँ आप कहिए यूरोप में जो ट्रेड होते थे, जो बिजनेस होते थे, या जो गुड्स को मेजरिंग किया जाता था या तौला जाता था, वेट किया जाता था, उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। स्टैंडर्ड मतलब जैसे भी सपोज हम लोग कोई भी सॉलिड चीज को किस में वेट करते हैं, केजीज में वेट करते हैं, ग्राम्स में वेट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू एवरी प्लेस, इजंट इट? सो वो हमेशा जो है सब जगह के लिए एक रहता था। लेकिन फ्रांस में या आप कह लीजिए यूरोप में वो एक नहीं था, एंड नेपोलियन इंट्रोड्यूस दैट यूनिफॉर्म यूनिट सिस्टम इन फ्रांस. So these all introduced by Napoleon in his Napoleonic Code, or you can say Civil Code 1804. and ये सारे बहुत अच्छे थे. These new system were greeted by the people. People ने उसको बहुत ही happily accept किया, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी थी जिनका लोगों ने विरोध किया. तो now discuss. So here we will discuss the drawback of Civil Code 1804, which was introduced by Napoleon. So the first one is he introduced censorship in France. Here the term censorship का meaning है जब नेपोलियन ने बहुत सारे नए नए रूल्स इम्पोज किए थे फ्रांस में, तो उसके अगेंस्ट में कुछ तो उसके फॉलोवर थे, एंड कुछ पीपल, द रिमेनिंग पीपल वर टोटली अपोज्ड ऑफ दैट सिविल कोड. But for them censorship he introduced. Censorship का मतलब है no one try to open his or her mouth against my civil code. किसी को उसके सिविल कोड के अगेंस्ट में मुंह खोलने का अधिकार नहीं था. If anybody try to do this, he will be punished by the नेपोलियन बोनापार्ट. ओके, जितनी भी लेडीज थी, जितनी भी औरतें थी, उनके सारे ही हैड, जितने भी पावर्स थे वुमेन को दिए गए थे उस समय, सारे पावर्स को उसने वापस ले लिए थे. सपोज they were not allowed to cast their vote. सबसे पहला पावर उसने छीना था. they were not allowed to cast their vote. यहां पे यदि इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, मीन्स their dignity is totally removed by the society. So ये सबसे गलत, जो रॉन्ग इनकी पॉलिसी थी नेपोलियन की, it was totally against of that woman, against of that woman. Then इसके बाद इन्होंने थर्ड किया गया था, he tried to yeah, you can say forced. He forced French people to join in the army. In the फ्रेंच के जो पीपल है उसको नेपोलियन ने फोर्सफुली आर्मी में ज्वाइन करने के लिए जो है फोर्स किया, ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया. एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ, ही इंक्रीज्ड टैक्सेस. He increased taxes. क्यों उसका रिजल्ट टैक्सेस में हुआ? If the people was peasant, if the people were engaged in any other occupational work, they were forcefully joined in the army. और जब वो आर्मी में ज्वाइन करते थे तो उनकी नौकरी क्या चले, उनका जो अपना ऑक्यूपेशन क्या था वो छूट जाता था. एंड टू फुलफिल द फंड ऑफ दैट आर्मी, नेपोलियन ने क्या किया? इंक्रीज कर दिया टैक्स का. एंड ये सारे जो है इसके अगेंस्ट में पीपल क्या किए? ऑपरेशन शुरू कर दिया, रेवोल्यूशन शुरू कर दिया अगेंस्ट नेपोलियन, against Napoleon. And in
1815 जो यू कैन से रशिया, Britain and other country jointly fought against Napoleon and 1815 नेपोलियन जो है वो क्या हो गया, हार गया। जीत किसकी हुई, डेमोक्रेसी की जीत हुई और मोनार्की की हार हुई। सो इट वाज द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो यहाँ पे जब हम विश्लेषण करते हैं, जब हम देखते हैं कि फ्रांस का एंड ऑल यूरोपियन कॉन्टिनेंट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैसा है, ये सबसे पहले क्या था, मोनार्की सिस्टम था, देन डेमोक्रेसी आया, अगेन मोनार्की आया, देन लास्ट में अगेन डेमोक्रेसी आ गया। सो यहाँ पे कौन थे, लुइस 16, देन यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गया, देन यहाँ पे कौन आया, नेपोलियन बोनापार्ट आ गए, देन अगेन डेमोक्रेसी आ गया। सो ये था हमारा पॉलिटिकल उथल पुथल। सो दिस वाज अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल read the next topic of this lesson. Till then, goodbye students. Thank you.